नमस्कार साथियों। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा फरवरी माह में जो हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक एग्जाम शुरू किए गए, इसमें 4 तारीख को बायोलॉजी का 11th क्लास का पेपर था। उस 11th क्लास के पेपर का जो सॉल्यूशंस ऑब्जेक्टिव पोर्शंस का है, उस ऑब्जेक्टिव पोर्शंस का सॉल्यूशंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस सॉल्यूशंस के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि आपको टीचर्स द्वारा कितने अंक दिए जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शंस में, कि कितने क्वेश्चंस आपके द्वारा सही किए गए और कितने क्वेश्चंस गलत किए गए, तो वो गलत क्यों किए गए और सही क्यों नहीं किए गए, तो इनको मुख्य रूप से मैं आपको बताऊंगा। तो पेपर द्वारा मेरे जो देखा गया उसमें आकलन किया गया, तो अब की से जो पेपर आया माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा, तो वह पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था पेपर। यानी एनसीईआरटी बेस से मतलब है कि क्वेश्चंस जो बुक्स के पीछे दिए रहते हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं थे, वह टीचर फॉर्म पेपर था। यानी कि टीचर्स के माध्यम से बीच बीच में से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। अब स्वाभाविक है, बीच बीच में से जो क्वेश्चंस बनाए गए तो आपको तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। यानी कि आपको किताब पढ़नी ही पड़ेगी। किताब को पढ़ के जो इम्पोर्टेंट जो गहरी लाइन होती है उसको डार्क कर दीजिए, जिससे आपको ये हो कि ये ऑप्शंस यहाँ इस प्रकार से फंस सकता है, आ सकता है। तो किताब की जो तैयारी करेगा वही बच्चा इस पेपर में नंबर अच्छे ला सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो पूछ ही गए, लेकिन क्वेश्चंस का भी आकलन मैंने किया, जो मैं आपको मुख्य रूप से आपने देखा है किस प्रकार के क्वेश्चंस आए। आप टीचर से मिलेंगे तो टीचर्स के द्वारा आपको बताया जाएगा, नहीं अदरवाइज मेरी जो वीडियो डली हुई हैं चैप्टर वाइज, तो उन चैप्टर वाइज में देखना जाके क्वेश्चंस ये इसका आंसर कैसे हो सकता था। तो सबसे पहला जो पोर्शंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। यानी सही विकल्प से तात्पर्य है कि चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर हिंदी मीडियम में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले इस वीडियोस को ना देखें, इस सॉल्यूशंस को ना देखें। मैं आपको ट्रांसलेट करके हिंदी से इंग्लिश में बताऊंगा। तो सबसे पहला चूज द करेक्ट आंसर यानी एमसीक्यूज। इसमें आपको 4 विकल्प दिए होंगे पेपर, उन 4 में से एक क्वेश्चन सही होगा, एक क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो वह आंसर क्यों सही है ये भी विद रीजन आपको आना चाहिए, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी नेक्स्ट उसमें आ जाए तो गलत ना हो जाए। तो सबसे पहला देखिए कि साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। यानी साइनोबैक्टीरिया कहा जाने से मतलब है साइनोबैक्टीरिया किसके अंतर्गत आता है। तो आपको पता होना चाहिए साइनोबैक्टीरिया होता क्या, सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा। तो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स वाला होता है। तो स्वाभाविक है कि मोनिरा किंगडम के अंतर्गत ही जो है लिविंग बींग्स, वही इसका मुख्य रूप से इसी के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं, ऑप्शंस में मुख्य रूप से मोनिरा किंगडम में कौन कौन से दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीन एल्गी, सेकेंड ऑप्शन है ब्लू एल्गी, थर्ड ऑप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी, और फोर्थ ऑप्शन है ब्राउन एल्गी यानी भूरे शैवाल। तो आपको तीन, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ जो वाला ऑप्शन है वह प्लांट किंगडम में पढ़ा है। आपने कहाँ पढ़े, प्लांट किंगडम में पढ़ा है। तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से ये वाला जो ऑप्शन है वो तीनों के तीनों गलत है। यानी एक ऑप्शन एमसीक्यूज का जो सही होगा वह ऑप्शन कौन सा सही होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल। तो लिख लीजिए सभी आंसर मुख्य रूप से यहाँ कर लीजिए। सी नंबर पे दिया है हुआ है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो मैं वही लिखने जा रहा हूं, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल। हिंदी मीडियम वाले नोट कर लीजिए, नील हरित शैवाल। दूसरा क्वेश्चन है युगलिना में चलन अंग है। युगलिना में चलन अंग से मतलब है लोकोमोटिव ऑर्गन ऑफ युगलिना। लोकोमोटिव ऑर्गन युगलिना के क्या होते हैं, लोकोमोटरी। तो अब आपको पता होना चाहिए युगलिना मुख्य रूप से देखा है सभी ने। तो युगलिना में एक लंबे धागे जैसी संरचना पाई जाती है, वह धागे जैसी संरचना क्या कहलाती थी, क्या कहलाती थी, इन ऑप्शंस में आपको ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है सीलिया, दूसरा ऑप्शन है फ्लैजिला, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रियोल, और चौथा ऑप्शन है ट्राइकोसिस्ट। कौन सा ऑप्शन है, ट्राइकोसिस्ट। तो आंसर ध्यान आ गया होगा, युगलिना को देखते हुए मुख्य रूप से इसके लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से थे। तो मैं ऑप्शंस बता देता हूं, फ्लैजिला, क्या है, फ्लैजिला यानी कसाभिका इसका राइट आंसर है, कसाभिका इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है कवक व शैवाल के मध्य की संयोजी कड़ी होती है। यहाँ जो क्वेश्चन आया है एमपी बोर्ड में कि कवक और शैवाल के मध्य के बीच की कड़ी होती, तो कड़ी को ना लेते हुए यहाँ म्यूचुअलिज्म पर चलेंगे, क्या सहजीवता पर चलेंगे अपन, किस पे चलेंगे, सहजीवता। तो उस रूप में इस क्वेश्चन को लीजिए कि क्या होता है म्यूचुअलिज्म।
तो इसके बीच की जो म्यूचुअलिज्म होती है ऑप्शंस में दिया है माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोगायरा, डाइटम्स एंड लाइकेन। माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोगायरा, डाइटम्स एंड लाइकेन। तो म्यूचुअलिज्म आपने पढ़ा होगा, तो मुख्य रूप से कवक और शैवाल के मध्य मिलकर दोनों मुख्य रूप से क्या बनाते हैं, एक संरचना बनाते हैं जिसको लाइकेन कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वह लाइकेन होगा। आप अपने ऑप्शंस में देख लीजिए, चौथे नंबर पर मुख्य रूप से लाइकेन दिया हुआ है। फिर है अगला क्वेश्चन से है कि कैनाल तंत्र पाया जाता है, कैनाल तंत्र पाया जाता है। कैनाल तंत्र से मतलब है कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन, कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन। तो आज आपके ऑप्शंस में देख लीजिए, फर्स्ट है प्रोटोजोआ, सेकंड है पॉरीफेरा, थर्ड है सीलेंट्रेटा और फोर्थ है आर्थ्रोपोडा, फोर्थ है आर्थ्रोपोडा। तो कैनाल सिस्टम जो है वह मुख्य रूप से किस में पाया जाता है बच्चों, पॉरीफेरा में। किस में आता है, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा जो संघ है उसमें मुख्य रूप से कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है। फिर है बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन स्कॉर्पियन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन स्कॉर्पियन, यानी कि बिच्छू में जो श्वसन अंग होते हैं वह क्या होते हैं, ऑप्शंस तलाशिए। पहला है स्किन, दूसरा है ट्रैकिया, तीसरा है मुख्य रूप से क्लोम और चौथा ऑप्शन है बुक लंग्स। तो आपको इसमें मुख्य रूप से आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत दो दिखाई दे रहे होंगे, एक तो आपको ट्रैकिया दिखाई दे रहा है, एक बुक लंग्स दिखाई दे रहा है। तो ट्रैकिया पाए जाते हैं इंसेक्ट में, ट्रैकिया पाए जाते हैं किसमें, इंसेक्ट में, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। जबकि स्कॉर्पियन पूछा गया तो स्कॉर्पियन में जो ऑप्शंस होगा वह कौन सा होगा, सीधे सीधे बुक लंग्स। कौन सा होगा, बुक लंग्स। तो यहां लिख दीजिए बुक लंग्स, ऑप्शंस बिल्कुल। अब इसके बाद मुख्य रूप से दूसरा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का, तो देखिए रिक्त स्थान भरो, यानी फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक के लिए आपको ऑप्शंस नहीं है, ये अब आपको दिमाग में, यदि आपने किताब एनसीईआरटी की पढ़ी है बीच बीच में, तो उसी से सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं। और ये बच्चे वही है जो अच्छे ढंग से मेहनत करते हैं, टीचर पर डिपेंड नहीं रहते, टीचर्स की गाइडेंस लेते हैं, सिर्फ टीचर का सहयोग लेते हैं, लेकिन पढ़ना स्वयं पड़ता है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, तुलसी में पुष्पक्रम पाया जाता है, तुलसी में पुष्पक्रम पाया जाता है। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि तुलसी में मतलब विच इनफ्लोरेसेंस इज फाउंड इन तुलसी, विच इनफ्लोरेसेंस इज फाउंड इन तुलसी, तुलसी में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है। तो ध्यान में रखिए, तुलसी में जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो वर्टिसिलेस्टर पाया जाता है। वह कौन सा पाया जाता है, वर्टिसिलेस्टर। तो ऑप्शंस में लिखने जा रहा हूं, वर्टिसिलेस्टर पुष्पक्रम पाया जाता है, वर्टिसिलेस्टर पुष्पक्रम पाया जाता है तुलसी में। दूसरा क्वेश्चन है, हरे शैवाल में संग्रहित पदार्थ होता है, ग्रीन जो एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी होती है, उसमें भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ संग्रहित होता है, कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से संग्रहित होता है। तो देख लीजिए, अंदाजा करिए क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। हरे शैवाल में मुख्य रूप से जो पदार्थ संग्रहित रहता है वह स्टार्च होता है। तो वह कौन सा होता है, स्टार्च। क्लियर। तो स्टार्च को देख लीजिए। वृक्षों की आयु का अध्ययन कहलाता है, वृक्षों की आयु का अध्ययन कहलाता है। तो यहाँ मुख्य रूप से आपको मैंने कहलाता शब्द लिखना भूल गया, तो ऑप्शंस में जो दिया हुआ है वृक्षों की आयु का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शंस नहीं सॉरी फिल इन द ब्लैंक है। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो लिख लीजिए इसका ऑप्शंस, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी मुख्य रूप से कहलाता है। तो ये आप इसका क्या ऑप्शन हुआ, वृक्षों का अध्ययन। आपने देखा होगा वृक्ष को काटते हैं, टीएस उसका काटिए तो उसमें रिंग दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है, रिंग। उसी के माध्यम से उसकी आयु पता कर सकते हैं। क्या, वृक्षों की आयु का अध्ययन, यानी कि मतलब स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्रीज, स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्रीज। क्लियर। नेक्स्ट है आपका चौथे नंबर का, हैवर्सियन नलिकाएं पाई जाती हैं, हैवर्सियन नलिकाएं किन में पाई जाती हैं।
तो देखिए थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, मैं पाई जाती नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आप ध्यान में रख लियो, क्वेश्चंस में बोले दे रहा हूँ। हैवर्शियन नलिकाएं पाई जाती हैं। तो हैवर्शियन नलिकाएं किसका स्पेशलाइज करेक्टर है? हैवर्शियन नलिकाएं सिर्फ और सिर्फ बोन्स का स्पेशलाइज करेक्टर है, यानी कि बोन्स में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? हैवर्शियन नलिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ लिख दीजिए आंसर, मैं लिख रहा हूं बोन, हड्डी, अस्थि, यानी बोन मतलब हड्डी, अस्थि में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? हैवर्शियन तंत्रिकाएं, हैवर्शियन नलिकाएं पाई जाती हैं। 5वें नंबर का फिल इन द ब्लैंक है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्या होता है? अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं, अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला जो ऊतक होता है, आपने मेरी ट्रिक्स पढ़ी होगी, बोन टू बोन, बोन टू बोन को कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट कनेक्ट करता है, यानी कि BLB, बी बॉन, लिगामेंट और बॉन लिगामेंट बॉन। मुख्य रूप से आपके इसमें जो ऑप्शंस में दिया हुआ, मतलब ये जो आंसर दिया हुआ है, अस्थि को पास्थि से जोड़ने वाला ऊतक है। अस्थि से उपास्थि को नहीं, अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक है, वह लिगामेंट्स कहलाता है। उपास्थि की जगह आप यहाँ अस्थि कर लीजिए, सही ये है। फिर ये 5वां हो गया। अब आता है सही जोड़ी बनाओ, यानी कि मैचिंग। मैचिंग के लिए 2 कॉलम दिए रहते हैं। मैचिंग के लिए आपको कितने कॉलम होते हैं? 2 कॉलम होते हैं। एक साइड में फर्स्ट रहता है आ और दूसरा रहता है बा, यानी कॉलम नंबर ए और कॉलम नंबर बी। तो मैचिंग देखिए, तो मैचिंग में पहले मैं इस साइड की मैचिंग पढ़े देता हूँ। ब्लड दिया हुआ है, रेनवियर नोड दिया हुआ है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिया हुआ, प्लेनेरिया दिया हुआ, पॉलिप व मेडूसा दिया। इस साइड जो आपको पेपर में दिए गए वो चारों को चारों गलत दिए गए। तो रक्त यानी ब्लड किससे मैच होगा? तो मैं आंसर सामने लिखूंगा, तो एक एक मुख्य रूप से देख लीजिए। ब्लड की जो मैचिंग करेंगे वह आप किससे करेंगे? तंत्रिका तंत्र से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। केंचुए से कर सकते, अर्थवॉर्म से नहीं कर सकते। आपका सिलेंट्रिका से कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। और तरल संयोजी ऊतक से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। राइट आंसर जो इसका है वह तरल संयोजी ऊतक है। तो मेरे द्वारा यहाँ 1 नंबर डाल दिया गया, यानी 1 का ये है। अब 4 ऑप्शंस आपके पास बचे। कितने बचे? 4। तो दूसरा है रेनवियर नोड। रेनवियर नोड कहाँ पाए जाते हैं? रेनवियर नोड देखिए, तो तंत्रिका तंतु, पहला ऑप्शन ही मुख्य रूप से सही है। दूसरे नंबर का डाल दिया। तीसरा है बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए वह दूसरे नंबर पर दिया गया है। तो इस जगह आप 3 कर सकते। देखिए धीरे धीरे अपने आप कम होते चले जा रहे हैं। प्लेन एरिया, अब केवल 2 फाइलम बचे, एक तो सिलेंटिटा बचा है, दूसरा प्लेटीहेल्मिन्थेस बचा है। तो प्लेन एरिया जो मुख्य रूप से आता है वह प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत। तो यहाँ लिख दीजिए प्लेन एरिया 4th नंबर का, क्या इस ऑप्शंस में बता रहा हूँ, प्लेन एरिया प्लेटीहेल्मिन्थेस। पॉलिप और मेडूसा स्ट्रक्चर कहाँ पाई जाती है? पॉलिप और मेडूसा स्ट्रक्चर जो पाई जाती है वो सिलेंटेटा के स्पेशलाइज कैरेक्टर है। सिलेंटेटा का क्या है? स्पेशलाइज कैरेक्टर होता है। तो यहाँ ऑप्शंस नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 डाल दिया, यानी 2 3 5 1 4। इस प्रकार से इन मैचिंग में आपके बिल्कुल 100% सही है। अब ऑप्शन, अब आता है आपका क्वेश्चंस कौन सा? 4थे नंबर का। इस 4थे नंबर के क्वेश्चंस में आप क्लियर लिखा है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, यानी 1 वर्ड। यानी आपको क्या करना है? 1 वर्ड मुख्य रूप से बताना है, एक शब्द में मुख्य रूप से आपको जवाब देना है। तो जवाब देने के लिए आप तैयार हो जाएं। जीवन पर्यंत कार्य करने वाली पेशी का नाम बताओ। होल लाइफ वर्क करने वाली पेशी को जीवन भर पेशी, जो मतलब जब तक आपका जीवन है। ये नहीं है कि सर ऐसे कौन सी पेशी है कि जो जीवन भर कार्य करती है, यानी जीवन से मतलब मृत्यु से पहले की स्थिति। तो जीवन भर जो कार्य करती है, होल लाइफ जो आपके मुख्य रूप से कार्य करती है, वह एक ही पेशी है, वह है कार्डियक मसल्स, यानी हृदय पेशी। जिस दिन हृदय पेशी की गति बंद हो गई, जिस दिन हृदय पेशी की गति बंद हो गई, उसी दिन ये मान के चलिए आपका खेल खत्म हो गया। क्या खेल खत्म हो गया? तो इस वजह से यहाँ आंसर आप क्या लिख सकते हैं? कार्डियक मसल्स। क्या लिख दिया गया आंसर? कार्डियक मसल्स। ठीक है। दूसरा, मेसोकैरियन किसमें पाया जाता है? बड़ा मतलब मेसोकैरियन देखिए आपके किसमें पाया जाता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। क्या थोड़ा सा ध्यान रखें आप? मेसोकैरियन देखिए
प्रोकैरियोट सेल्स बताई, उसमें जो इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ये क्लियर बताया गया। दूसरा यूकैरियोट सेल्स होती है, उसमें डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है। इन दोनों के बीच का जो स्थिति होती है वह मीजोकैरियन कहलाती है, मीजोकैरियन। लेकिन ये पाया किस में जाता है, यह पाया कौन सा ऐसा लिविंग बीइंग से, कौन सा एनिमल है जिसमें पाया जाता है, यह डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। क्या होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ऑप्शन आंसर लिख दीजिए। अब यहाँ थोड़ा सा मुझे जगह कंजस्टेड नजर आ रही है, तो मैं नीचे लिखने का प्रयास करूंगा, डायनो फ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स लिख कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, युगलिना को किसके बीच की कड़ी कहा जाता है, युगलिना को किसके बीच की कड़ी कहा जाता है, यानी कि सीधे सीधे मैं तो ये कहता हूँ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन युगलिना। युगलिना किसके बीच की कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक किसके बीच की है, तो आपको पता ही है युगलिना में एक ऐसा ऑर्गेनिल्स पाया जाता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। यह क्लोरोप्लास्ट युगलिना में पाया जाता है, जिसके कारण मुख्य रूप से युगलिना जब लाइट में होता है, प्रकाश में होता है, तो यह अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है। अपने भोजन का निर्माण मुख्य रूप से क्या कर लेता है, स्वयं कर लेता है। ये आपको मेरे द्वारा बताया गया, वीडियो में देख लें। तो स्वाभाविक है कि युगलिना में पादप जैसा लक्षण पाया गया क्लोरोप्लास्ट, और जबकि है ये जंतु, जबकि ये है क्या, जंतु। तो इस वजह से पादप जैसा लक्षण क्लोरोप्लास्ट है क्या, जंतु। तो पादप और जंतु दो शब्द आ रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल। तो लिख दीजिए ऑप्शंस में बिल्कुल, प्लांट एंड एनिमल, बिल्कुल राइट आंसर। फिर है, एक अंड प्रजक स्तनधारी का नाम लिखो, एक अंड प्रजक स्तनधारी का नाम लिखो, यानी ओविपेरस मैमल्स का नाम बताना है आपको, कुछ नहीं करना है। राइट ए नेम ऑफ ओविपेरस मैमल्स, राइट ए नेम ऑफ ओविपेरस एनिमल। तो ऐसे ओविपेरस एनिमल का नाम बता दें, जो मुख्य रूप से मैं आपको दो बता देता हूं, प्लेटिपस, प्लेटिपस मुख्य रूप से, और एकाइडिना, एकाइडिना और प्लेटिपस इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं। तो यहां लिख दीजिए प्लेटिपस, इकाइडिना, इकाइडिना। तो ये मुख्य रूप से इसके चौथे नंबर का। पांचवें नंबर में है, कैचुए में क्लाइटेलम संरचना किन खंडों में पाई जाती है, कैचुए में क्लाइटेलम संरचना किन खंडों में पाई जाती है। एक ये अर्थवॉर्म का स्पेशलाइज कैरेक्टर ये भी है, 14, 15, 16, 14, 15, 16, मतलब आपने देखा होगा अर्थवॉर्म की रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, लगभग 100 to 120 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। तो इसमें 14 नंबर का, 15 नंबर का और 16 नंबर का, ये तीन जो सेगमेंट्स है, इन तीन सेगमेंट्स में मुख्य रूप से आपके क्या पाए जाते हैं, क्लाइटेलम स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो लिख लीजिए, यहाँ ऑप्शंस लिखने की जगह नहीं है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, ये वैसे भी नहीं दिखाई दे रहा। लिख लीजिए, कैचुए में क्लाइटेलम संरचना किन खंडों में पाई जाती है, क्लाइटेलम स्ट्रक्चर फाउंड इन विच सेगमेंट्स ऑफ अर्थवॉर्म, ऑफ अर्थवॉर्म। तो 14, 15 एंड 16 सेगमेंट्स में मुख्य रूप से पाई जाती है, 14, 15 एंड 16 सेगमेंट्स में पाई जाती है। तो देखिए, इस प्रकार से आपने यदि सभी के सभी आंसर सही किए तो 100% यानी कि 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे। और ऑब्जेक्टिव पोर्शन में यदि पूरे में से पूरे लाते तो यहाँ कॉपी जब टीचर्स चेक करता है तो टीचर्स पर एक बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है, अरे क्या बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहा है। तो जो राइटिंग के क्वेश्चंस होते हैं, उन राइटिंग के क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है, ज़्यादा नहीं मतलब लिखना पड़ता है, लेकिन यदि थोड़ा बहुत कहीं सुधार करने वाली स्थिति होती है तो टीचर्स मुख्य रूप से उस पर भी आंसर कुछ नंबर देते हुए चला जाता है कि लड़के बहुत अच्छा लड़का है ये। तो इस प्रकार से आपका मुख्य रूप से ये जो ऑब्जेक्टिव पोर्शंस था क्लास 11th का, उसका सॉल्यूशंस मेरे द्वारा आपको बताया गया है। ठीक है, तो इसका आकलन करके आप मुख्य रूप से आसानी से अपनी मार्किंग पता कर सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव पोर्शंस में कितने नंबर मिल सकते हैं। और प्लस आप लिखकर जो आए हैं, लिखकर जो आए वो आपको टीचर द्वारा उसके, लेकिन विशेष ध्यान रखना कि यदि मैं आपको पेपर पढ़ूं तो पेपर में मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं सीधे सीधे कि ये जो पेपर है, यह पेपर मुख्य रूप से इस प्रकार का है कि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है। तो स्वाभाविक है कि जिसने एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे ढंग से पढ़ा होगा वही मुख्य रूप से इसके जवाब अच्छे ढंग से दे पाएगा। क्लियर।
तो चलिए कि इसको आप नोट कर लीजिए इनको, और मैं समझता हूँ कि आप हाई हो कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है और बहुत अच्छी तैयारी करें आगामी आने वाले समय में जब भी एग्ज़ाम होंगे। तो ये है मेरा आप लोगों से कहना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो निश्चित तौर पर लाइक दबाएं, लाइक का ये करें, और दूसरा इसको सब्सक्राइब भी करें, और तीसरा मुख्य रूप से आपको बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए, ओके, बाय।